हेलो स्टूडेंट, कल के वीडियो में हमने हृदय की संरचना तथा परिसंचरण के बारे में पढ़ा था कि हृदय से कैसे रक्त शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंचता है। अब इसके आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कल हमने पीडीएफ पिक भेजी थी, जैसे हमने जिस क्रम में भेजी थी आपको उसी क्रम में लिखना है, ठीक, ताकि ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर ना हो जाए। जिस क्रम में हमने भेजा था उसी क्रम में लिखेंगे और सबसे पहले हृदय का चित्र बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो वो भी हमने कल आपको बता दिया था कि दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है। क्योंकि समझाने में तो हम जल्दी समझा देते हैं, लेकिन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, लिखने को ज़्यादा पहुंच जाता है। तो समझाने में तो वैसे टाइम कम लगता ही है, लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो आपको इस वीडियो में जितने भी हम वीडियो होंगे उसमें सिर्फ समझना है, बाकी जो पिक हम भेजेंगे उससे आपको लिखना है, ठीक। तो बात कर रहे थे दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र की। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है इसके बारे में तो ये तो हमने कल ही बता दिया था आपको कि रुधिर का हृदय में 2 बार पहुंचना। मतलब एक बार क्या होता है, पूरे शरीर से जो CO2 युक्त रक्त होता है वो कहाँ पहुंचता है, हृदय के दाएं भाग में, ठीक। कौन भाग में, हृदय के दाएं भाग में। और दाएं भाग से भेज दिया जाता है कहाँ, फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। फेफड़ों से वहाँ पर इसमें ऑक्सीजन मिलती है, फिर फेफड़ों से वापस आ जाता है बाएं भाग में। मतलब दूसरी बार आया है बाएं भाग में। जब दूसरी बार आया तो इसे कहेंगे हम दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक। और फिर उस भाग से बाएं भाग से भेज दिया जाता है शरीर में फिर से। मतलब हृदय में रुधिर का 2 बार आना ही दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है, ठीक। जैसे ये डायग्राम है, ये चित्र है जो आपको बनाना है। मान के चलो ये है बीच में हृदय, ठीक। ये हो गया हृदय का दायां भाग, ये हो गया हृदय का बायां भाग। मतलब ये हो गया लेफ्ट भाग, ये हो गया राइट भाग, दायां भाग और बायां भाग। अब ये संपूर्ण शरीर है, ये संपूर्ण शरीर की कोशिकाएं हैं। तो जो दायां भाग हो, मतलब जो बायां भाग होगा उसको हम ब्लैक से कर लेंगे, पूरा ब्लैक से। दाएं भाग को खाली छोड़ देंगे, इसको हम पूरा ब्लैक कलर से, इसका आधा हिस्सा हृदय का जो बायां है उसको ब्लैक से कर देंगे, इधर तक हम ब्लैक से ही करेंगे, ठीक। तो देखो बात करते हैं, जो हृदय का दायां भाग होता है, ठीक, संपूर्ण शरीर, इधर से ब्लड आता है, ठीक। कहाँ जाता है, हृदय के दाएं भाग में, इस साइड जो भाग है वो दायां है। कहाँ जाता है, हृदय के दाएं भाग में, वो राइट साइड में, ठीक। अब राइट साइड से नीचे से ये पल्मोनरी परिवहन द्वारा कहाँ भेज दिया जाता है, फेफड़ों में भेज दिया जाता है। तो एक बार तो आ गया, इधर दाएं भाग में आ गया, दाएं भाग से फिर से भेज दिया जाता है कहाँ, फेफड़ों में भेज दिया जाता है, ठीक। जब फेफड़ों में भेज दिया जाता है तो वहां पर क्या मिलती है, उसमें O2 ऑक्सीजन मिलती है। तो ऑक्सीजन मिलती है तो इसमें ऑक्सीजन का लेवल पर्याप्त हो जाता है, अब ये शुद्ध हो जाता है। अब इधर से फिर से भेज दिया जाता है कहाँ, अब बाएं भाग में भेज दिया जाता है। जब बाएं भाग में भेज दिया जाता है तो ये दोबारा आया है, मतलब ब्लड हृदय में दोबारा आया है, फिर बाएं भाग के निलय से फिर से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है, फिर से ऐसे पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। तो मतलब ये है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। मतलब रुधिर का हृदय में 2 बार जाना ही दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है, ठीक। एक बार और समझा देते, जैसे ये है संपूर्ण शरीर, ये पूरा शरीर है। शरीर के इस हिस्से से पहले ब्लड जाता है कहाँ, दाएं भाग में,
दाएं भाग से फिर से भेज दिया जाता है कहाँ, फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। ये क्या है, अशुद्ध रुधिर है, अशुद्ध मतलब इसमें क्या CO2 मिली हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड। दाएं भाग में गया, दाएं भाग से भेज दिया फेफड़ों में, फेफड़ों में जो CO2 थी उसको हटा दी गई और उसमें ऑक्सीजन मिल गई, मतलब शुद्ध हो गया। फेफड़ों से फिर बाएं भाग में गया, बाएं भाग से फिर से पूरे शरीर में, ये क्या है शरीर, फिर से पूरे शरीर में पहुँच गया है। मतलब 2 बार आना ही दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसकी पिक हम आपको भेज देंगे तो चित्र बना के लिख लेना। अब इसके बाद कुछ थोड़ी 1-2 चीज़ें आती हैं, जैसे नाड़ी। नाड़ी क्या होती है, नाड़ी क्या होती है, नाड़ी नापना। एक देखो, नाड़ी को हम नापेंगे रेडियल धमनी द्वारा। ये एक धमनी होती है जो शरीर के मतलब ऊंचे उथले भागों में होती है, इसको हम स्पर्श कर सकते हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा या देखा होगा कि हाथ में या पैरों में या गर्दन में कहीं हलचल होती है, मतलब उठती है नीचे जाती, उठती नीचे, ऐसी हरकतें महसूस की होगी। वो पल्मोनरी नाड़ी होती है जो शरीर के ऊपरी स्तर पर स्थित होती है, उसे से हम नाड़ी नापते हैं। जैसे हम हाथ से नाड़ी नापें तो ये जो ऊपर होती है ये क्या होती है, पल्मोनरी धमनी होती है। इससे हम नाड़ी को क्या नापते हैं, स्पंदन। जितनी बार हृदय स्पंदित होगा उतनी बार ये नाड़ी ऊपर की ओर झटके के साथ ऊपर की ओर उठती है, तो उससे हम क्या होते हैं, नाड़ी नापते हैं। उससे हृदय की गति भी नापी जा सकती है कि धीमे चल रहा है, तेज चल रहा है, बराबर चल रहा है, उससे हम नाड़ी को नापते हैं। तो एक टॉपिक नाड़ी का भी है कि नाड़ी को कैसे नापते हैं। 72 बार जाती है, 73, 80 बार, वैसे नॉर्मल 72, 70 से 72 या 75 बार भी, मतलब 72 से 80 तक ठीक रहता है। ठीक, तो इसका भेज देंगे। और दूसरा आता है रक्तदाब। रक्तदाब क्या होता है कि रक्त कितने दाब से हमारी धमनियों में बह रहा है। ठीक, रक्तदाब को मापने का एक उपकरण आता है, ठीक, जिसे स्फाइग्नोमोनोमीटर कहते हैं। रक्तदाब मापने का एक यंत्र होता है जिसे स्फाइग्नोमोनोमीटर कहते हैं, उससे हम रक्तदाब नापते हैं। तो रक्तदाब का भी हम आपको टॉपिक भेज देंगे, तो रक्तदाब भी लिख सकते हो। ठीक, तो रक्तचाप उच्च है कि रक्तचाप कम है, इससे हम उससे रक्त का दाब मापते हैं। रक्त दाब अगर जैसे उच्च हो जाता है तो धमनियों में दाब बढ़ जाता है। धमनियों में जैसे दाब बढ़ जाता है तो ब्लड क्या होता है, तेजी से सप्लाई होने लगता है, तो वो रक्तदाब, उच्च रक्तदाब की स्थिति होती है। ठीक, इससे क्या होता है, हमारी धमनियां अगर जैसे ज़्यादा ही उच्च रक्तचाप हुआ तो हमारी धमनियां भी फट सकती हैं, उससे हमें आंतरिक रक्तस्राव भी हो सकता है। ठीक, तो रक्तचाप मापने के लिए जो यंत्र है या रक्तचाप क्या होता है उसको पिक आपको भेज देंगे, तो उससे लिख लेना, सिंपल चीज़ें हैं। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं। अब जैसे इंसानों में परिवहन होता है उसी प्रकार क्या पौधों में भी परिवहन होता है। ये हम कक्षा 9 में आपको बता चुके हैं। जिस प्रकार इंसानों में परिवहन होता है उसी प्रकार से पौधों में भी परिवहन होता है। उसके लिए दो संवहन पूल या संवहन बंडल होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक को कहते हैं जाइलम, दूसरा फ्लोएम। मतलब पौधों में परिवहन, इंसानों में पढ़ लिया, पौधों में परिवहन पढ़ेंगे कैसे होता है। तो देखो, पौधों में परिवहन 2 प्रकार से होता है, एक तो जाइलम द्वारा, दूसरा फ्लोएम द्वारा। ठीक, जाइलम और फ्लोएम। पौधों में परिवहन होता है 2 प्रकार के संवहन बंडलों द्वारा, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम द्वारा। ठीक, जाइलम का क्या होता है, जाइलम जो होते हैं वो जड़ों से लेकर पौधे के ऊपर तक सभी भागों में फैले रहते हैं। तो जाइलम का कार्य होता है पौधे के नीचे से जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करना और पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी भागों तक
जल और खनिज लवण को पहुंचाना, ये होता है जाइलम का कार्य। ठीक, एक बार और बता दे रहा है, जाइलम का कार्य होता है जड़ों से पौधे के ऊपर तक जल तथा खनिज लवणों को पहुंचाना होता है। और जाइलम वाहिका 4 प्रकार की होती है। एक तो वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम तंतु, ये हम आपको 9 में पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो हाई स्कूल में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, जाइलम वाहिका 4 प्रकार की होती है, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम तंतु। ठीक, अब दूसरे की बात करते हैं, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? देखो, फ्लोएम का कार्य होता है पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को पौधे के सभी भागों तक, मतलब जड़ तक भी पहुंचाना होता है। पत्तियां क्या होती, पत्तियों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है, और उसी भोजन को फ्लोएम वाहिकाएं क्या होती हैं? फ्लोएम मंडल पूरे पौधे के पूरे भागों तक पहुंचाते हैं। तो मतलब एक का कार्य होता है नीचे से जल तथा खनिज लवणों को ऊपर पहुंचाना, और जब पत्तियों तक जल खनिज लवण पहुंच जाते हैं तो पत्तियों में होती है फ्लोएम वाहिका। तो जब पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बन जाता है तो उस भोजन को पूरे शरीर में पहुंचाना, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाना का किसका कार्य होता है? फ्लोएम का कार्य होता है। फ्लोएम वाहिकाएं भी 4 प्रकार की होती, वाहिनी, नलिका, सहायक कोशिका और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु। ठीक, वाहिनी नलिका, सहायक कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम तंतु, ये भी 4 प्रकार की होती है। तो इसकी भी हम आपको पिक भेज देंगे, तो आप पिक से लिख लेना। ठीक, तो आज पूरा चैप्टर आपका क्लोज हो गया, मतलब परिवहन पौधों में भी और इंसानों में भी कैसे होता है, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद एक और तंत्र बचा है आपका, उत्सर्जन तंत्र। मतलब भोज्य पदार्थों के पोषण के बाद, पाचन के बाद कुछ अपशिष्ट बचते हैं, उनका उत्सर्जन कैसे होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली कड़ी में। तो अभी आपको इतना ही लिखना है, इसकी पिक हम आपको भेज देंगे, तो पिक से आप लिख लेना। ठीक।